हेलो बच्चों। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टॉर्क के बारे में पढ़ा था। यानी हमने पढ़ा था कि जिस तरीके से एक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में एक ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए, उसे मूव कराने के लिए हमें फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से प्योर रोटेशनल मोशन में हमें टॉर्क लगाने की जरूरत पड़ती है। यानी फोर्स का हम कहें तो रोटेशनल एनालॉग टॉर्क होता है। ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। आज का जो लेक्चर है बच्चों, उसमें हम लोग एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। जैसे पिछले लेक्चर में हमने टॉर्क ऑन अ पार्टिकल पढ़ा था, यहां पर हम लोग एक पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि फोर्स का रोटेशनल एनालॉग टॉर्क होता है, उसी तरीके से बच्चों लीनियर मोमेंटम का जो रोटेशनल एनालॉग है वो एंगुलर मोमेंटम होता है। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग एक ऑब्जेक्ट जब उसके पास कुछ मास होता है और वो किसी वेलोसिटी से, लीनियर वेलोसिटी से मूव करता है, तो हम कहते हैं कि उसके पास एक मोमेंटम पोजेस्ड है। तो ट्रांसलेशनल मोशन में जिस तरीके से हम लीनियर मोमेंटम देखते हैं, उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में हम एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने टॉर्क को डिफाइन किया था, उसी हिसाब से, उसी तरीके से हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल को भी डिफाइन करने जा रहे हैं। हमने एक तो देखा था कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे टॉर्क एक क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व करता है, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम भी एक क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व करता है। अब देखिए, जब एक रिजिड बॉडी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए मैं एक रिजिड बॉडी बना रहा हूं, ठीक है, सपोज करिए रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी पर मैं y एक्सिस, x एक्सिस और z एक्सिस तीनों बना रहा हूं बच्चों। ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया। ठीक है, टॉर्क वाले केस में पिछले लेक्चर में हमने यही किया था। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है कि सपोज करें कि ये रिजिड बॉडी जो हमारा है, ये इस y एक्सिस के अबाउट, यानी कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो y एक्सिस है। जब ये रिजिड बॉडी आपका रोटेट करेगा, तो इस रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सारे पार्टिकल्स रोटेट करेंगे। हर एक पार्टिकल बच्चों एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है और उस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होता है वो इस एक्सिस के ऊपर लाई करता है, राइट। और हम हर पार्टिकल के पोजीशन को मेजर करने के लिए, पोजीशन वेक्टर को मेजर करने के लिए एक एक्सिस के ऊपर ही किसी पॉइंट पर ओरिजिन डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जब ये रिजिड बॉडी हमारा रोटेट करेगा, तो इस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, इंडिविजुअली सारे पार्टिकल्स इस पर रोटेट करेंगे। ठीक है, तो हर पार्टिकल जब रोटेट करेगा, यानी हर पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, उस सर्कल का प्लेन एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी वो पार्टिकल एक्जेक्ट प्लेन में मूव करेगा अगर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग है तो। अच्छा, हर पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में होगा बच्चों, तो हर पार्टिकल के पास एसोसिएटेड कुछ लीनियर वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, और हम जानते हैं कि जिस पार्टिकल के पास लीनियर वेलोसिटी है, उसको लीनियर वेलोसिटी को अगर हम उसके मास से, उस पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें लीनियर मोमेंटम मिलेगा। यानी हर पार्टिकल के पास लीनियर मोमेंटम, और कोई भी एक पार्टिकल आप उठाइए, उसके पास लीनियर मोमेंटम है और वो पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो हमें लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल एनालॉग पढ़ना है, यानी एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ना है। हर पार्टिकल, इसका मतलब कि एंगुलर मोमेंटम पोजेस करेगा। तो अभी फिलहाल हम लोग एक सिंगल पार्टिकल के लिए, कितने पार्टिकल के लिए बच्चों, अभी फिलहाल हम लोग एक सिंगल पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो अगला लेक्चर हमारा होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क, इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट करेंगे। ठीक है, इन दोनों एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए पढ़ेंगे, रिलेट तो आज ही करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, तो समझिए कि जैसे पहले हमने पढ़ा था, सपोज करें कि हमारे पास एक पार्टिकल है P पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, एक पार्टिकल है, इस पॉइंट को P नहीं कहकर मैं कुछ और कह देता हूं, इस पार्टिकल को मैं A कह देता हूं। ठीक है,
और ओरिजिन से इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर मान लीजिए कि r वेक्टर है, ठीक है। और ये पार्टिकल जब रोटेट कर रहा है तब इस पार्टिकल के ऊपर एक एंगुलर लीनियर मोमेंटम है p वेक्टर। कितना लीनियर मोमेंटम है बच्चों? p वेक्टर। तो ये p वेक्टर आपका हो गया, इस p वेक्टर को मैं इस तरीके से शो कर रहा हूं, ये p वेक्टर हो गया। और इस r वेक्टर को जैसे पिछले लेक्चर में हमने किया था, इस r वेक्टर को मैं आगे बढ़ा दे रहा, तो ये मेरा हो जाएगा r वेक्टर, ठीक है। अब देखिए जो ये पार्टिकल है, a पॉइंट पर जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल का ओरिजिन से जो पोजीशन है वो r वेक्टर है, क्लियर है। और ये पार्टिकल चूंकि रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है, इसलिए ये पार्टिकल भी आपका रोटेट करेगा, ये पार्टिकल रोटेट करेगा, तब इसका कुछ ना कुछ लीनियर मोमेंटम होगा p वेक्टर। जो p वेक्टर है बच्चों वो होगा इक्वल्स टू m इंटू v वेक्टर, राइट, ठीक है, ओके। तो जो p वेक्टर है, और हम तो फ्री वेक्टर्स को पढ़ते हैं, तो हमने इस वेक्टर को इसे खुद के पैरेलल शिफ्ट कर दिया बिना इसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए, तो r वेक्टर और p वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो थीटा बन रहा है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं इस तरीके से ज्वाइन कर दूं, इन दोनों को अगर मैं इस तरीके से ज्वाइन कर दूं, तब इसके साथ एसोसिएटेड जो एंगुलर मोमेंटम होगा बच्चों, इसके साथ एसोसिएटेड जो एंगुलर मोमेंटम होगा, वो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कैपिटल L या एक्चुअली स्मॉल l वेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल l वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल क्या है? L वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम जो है बच्चों, इसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? एंगुलर मोमेंटम को हम लोग डिफाइन करेंगे एज, देखिए जो ये r वेक्टर हमारा है, क्या है बच्चों? ये जो हमारा r वेक्टर है, ये r वेक्टर हमारा और p वेक्टर जो है इसके बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा। तो थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग r वेक्टर के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हैं बच्चों, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो r वेक्टर का एक कंपोनेंट हो जाएगा r cos थीटा, एक r sin थीटा, परपेंडिकुलर वाला r sin थीटा होगा। तो जैसे हमने टॉर्क को डिफाइन किया था r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, वैसे ये हमारा हो जाएगा r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, ठीक है, ऑलराइट। और इसको मैग्नीट्यूड में अगर आप लिखें तो एंगुलर मोमेंटम आपका हो जाएगा r इंटू p इंटू साइन थीटा, या फिर ये हो जाएगा इक्वल्स टू r साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय p, ठीक है। अच्छा ये r, अच्छा p साइन थीटा का मतलब क्या होगा बच्चों? p साइन थीटा का मतलब हुआ कि p वेक्टर का कंपोनेंट जो r वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। p वेक्टर का वो कंपोनेंट जो कि r वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इसे हम लोग l इज इक्वल्स टू r इंटू p परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आप इसको देखें तो इसको आप कह देंगे r साइन थीटा को r परपेंडिकुलर इंटू p, यानी कि आप r वेक्टर का कंपोनेंट p वेक्टर के परपेंडिकुलर ले लीजिए, ठीक है, और उसको p वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दो तरीके से आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, या तो आप r वेक्टर के मैग्नीट्यूड को एज इट इज रखें, p वेक्टर का एक कंपोनेंट ले लें r वेक्टर के परपेंडिकुलर, उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर p वेक्टर को एज इट इज रखिए और r वेक्टर का एक कंपोनेंट ले लीजिए p वेक्टर के परपेंडिकुलर, ठीक है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा r इंटू p परपेंडिकुलर, या फिर r परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय p। क्लियर है बच्चों? चलिए ये तो बात रही इसकी। अब हमारा जो एंगुलर मोमेंटम आया है वो आया है r इंटू p इंटू साइन थीटा। तो केसेस हम देखते हैं, केसेस फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू जीरो। एल वेक्टर हमारा जीरो कब होगा बच्चों? ये जीरो हमारा तब होगा अगर हमारा r वेक्टर जो है वो जीरो के बराबर हो जाए। अच्छा, r वेक्टर जीरो होने का मतलब कि जो पार्टिकल है वो आपका एक्सिस के ऊपर अगर लाई करेगा, ठीक है, तो उस केस में अगर एक पार्टिकल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तब तो हम जानते हैं कि एक्सिस पर पार्टिकल मूव करता ही नहीं है। एक्सिस पर जो पार्टिकल होता है वो तो रेस्ट पर होता है। जब एक पार्टिकल रेस्ट पर है तो इसका मतलब क्या है कि उसका कोई लीनियर मोमेंटम नहीं है, इसलिए कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है।
अच्छा, दूसरा कंडीशन है कि अगर सपोज करें कि पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है, यानी कि p वेक्टर जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम है ही नहीं। या तीसरा केस बनता है कि पार्टिकल जो है उसका पोजीशन वेक्टर भी 0 नहीं है, मोमेंटम भी 0 नहीं है, लेकिन लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री के बराबर है। इन दोनों केस में साइन थीटा आपका 0 होगा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम आपका 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये बात आप लोग समझ रहे हैं? ठीक है। अब एक आखिरी चीज मैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपको बता रहा हूं, वो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्या बच्चों, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या होगा रेक्टेंगुलर फॉर्म एंगुलर मोमेंटम का? देखिए, एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर जो है इसे हम लोग आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, जहां पर आर वेक्टर जो हमारा है वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये हम लोग सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल के लिए पढ़ रहे हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो उस लेक्चर को भी आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वहां पर भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो p वेक्टर है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप, राइट। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं l वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर की जगह हम लिख सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, लिख सकते हैं बच्चों। क्रॉस p वेक्टर हो जाएगा px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप। ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए, इसको अगर हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, i कैप j कैप k कैप। x के लिए लिख लेंगे x, मतलब पोजीशन वेक्टर के लिए x y z, और इसके लिए हम लिख लेंगे px py और pz। और ये क्या हो जाएगा? l वेक्टर क्या हो जाएगा? lx i कैप प्लस ly j कैप प्लस lz k कैप होगा बच्चों एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है बात यहां तक आपको? ठीक है। अब एक चीज और आप समझिए कि जिस तरीके से टॉर्क का डायरेक्शन हम लोग निकालते थे राइट हैंड रूल से, या राइट हैंड स्क्रू रूल कह लीजिए, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ क्या बच्चों? एंगुलर मोमेंटम। कैसे निकालेंगे? इज फाउंड यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल, या राइट हैंड रूल भी आप कह सकते हैं। क्या सीखा था हमने कि भाई हमारे पास एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, राइट। तो करना क्या है, आपको अपने राइट हैंड के फिंगर्स को आर वेक्टर से पी वेक्टर की तरफ कर्ल करना है, ऐसे आर वेक्टर से पी वेक्टर की तरफ। तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम यहां पर किधर है बच्चों? एंगुलर मोमेंटम यहां पर बाहर आप लोगों की तरफ है। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लें आप लोग। तो बच्चों, ये एक छोटा सा टॉपिक है। अभी हमने टॉर्क के बारे में पढ़ लिया है कि टॉर्क क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस चीज के लिए हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। वैसे ही हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ लिया, राइट।
अब हम लोग टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। तो जरा समझते हैं बच्चों। देखिए टॉर्क जो है वो फोर्स का रोटेशनल एनालॉग है, वैसे एंगुलर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल एनालॉग, ठीक है। तो देखिए टॉर्क का जो फॉर्मूला हमारा आया है, टॉर्क होता है बच्चों आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये पढ़ा है आपने, टॉर्क आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और जो लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा है, ठीक है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम जो आपने पढ़ा है वो है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। टॉर्क क्या है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और लीनियर मोमेंटम जो है वो है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। अब चलिए जरा इसको हम लोग समझते हैं। जो लीनियर मोमेंटम है इसको मैंने डिफरेंशिएट करता हूं टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। क्या करने जा रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएटिंग एल वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग लीनियर एंगुलर मोमेंटम को, एल वेक्टर को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। यानी हम लोग dl बाई dt निकालने जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप टाइम साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा d अपॉन dt ऑफ r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। अब प्रोडक्ट रूल तो आप लोग जानते ही हैं कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार r वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे, p को कांस्टेंट मानेंगे, फिर दूसरी बार p वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे, r को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट करके देखते हैं बच्चों क्या आता है हमारा। देखिए ये हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू dr वेक्टर अपॉन dt क्रॉस p वेक्टर, ठीक है। ये आपने क्या किया, आपने r को डिफरेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट में, p को मान लिया है कांस्टेंट, ठीक है। अब हम लोग दूसरे केस में क्या करेंगे, बिल्कुल उल्टा, r वेक्टर को मान लेंगे कांस्टेंट और p वेक्टर को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा dr बाई r वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर को dr, अच्छा अगर r वेक्टर पोजीशन वेक्टर में dr वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी वेक्टर, ठीक है, प्लस r वेक्टर क्रॉस dp बाई dt क्या है, फोर्स होता है ना, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये हो गया आपका f वेक्टर, ठीक है। ये किसके बराबर है, dl बाई dt, dl वेक्टर बाई dt के बराबर। अब देखते हैं जरा हमारा dl वेक्टर बाई dt क्या आता है, dl वेक्टर बाई dt। इसमें बच्चों देखिए m को मैं बाहर निकाल रहा हूं क्योंकि ये एक स्केलर है। ये हो जाएगा v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर प्लस r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, dl वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल्स टू, अच्छा v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर क्या होगा, जीरो, तो इसलिए पूरा टर्म हमारा आ जाएगा जीरो। क्यों जीरो आ रहा है, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, दो सेम वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इनके बीच का एंगल जीरो होगा, क्रॉस का मतलब साइन थीटा, साइन जीरो जीरो होता है, इसलिए जीरो हो जाएगा। ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर के बराबर। और नोटिस करिए r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर क्या है, टॉर्क के बराबर, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ये हमारा टॉर्क के बराबर है। सो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू dl वेक्टर अपॉन dt। क्या आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया टॉर्क इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अच्छा एक ऐसा ही ट्रांसलेशनल मोशन में फॉर्मूला था कि फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और इसको हम लोग कहते थे न्यूटन्स सेकेंड लॉ। किस चीज के लिए बच्चों, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन।
ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए था। तो देखिए फोर्स का रोटेशनल एनालॉग टॉर्क और लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल एनालॉग एंगुलर मोमेंटम। तो ये कायदे के अनुसार न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन होना चाहिए रोटेशनल मोशन के लिए। तो इसको हम लिख दे रहे हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। क्या बच्चों ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन रोटेशनल मोशन के लिए। और इसका जो स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग? स्टेटमेंट बता रहे हैं कि द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन क्या बच्चों? एंगुलर मोमेंटम is equal to the torque acting on rigid body। ये है ना, rate of change in angular momentum is equals to torque acting on rigid body। ठीक है, तो ये हमारा था टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन। ठीक है, अब जो अगला लेक्चर हम लोग करेंगे, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने एक सिंगल पार्टिकल के लिए टॉर्क और सिंगल पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम को पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, यानी बहुत सारे पार्टिकल्स के लिए इकट्ठे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को पढ़ेंगे, वहां भी उनके बीच के रिलेशन को हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना काफी है। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको नोट कर लीजिए और पढ़िएगा जरूर अच्छे से। ठीक है, चलिए बाय बाय।